गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन लेंगे। दिस इज़ द थर्ड हेड। फर्स्ट हेड ऑफ इनकम में, इनकम टैक्स में क्या आता है? इनकम फ्रॉम सैलरी, देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दिस इज़ द थर्ड हेड, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो इसको हम यदि बाइफरकेट करें तो हमारे पास में इसका जो हेडिंग है उसमें दो चीज़ें हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो बिजनेस क्या होता है? वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जिसका मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। और प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन वो होता है जिसमें एक स्पेशल नॉलेज दिया जाता है और हमारी एक पर्टिकुलर स्किल को इन्हांस किया जाता है, ठीक है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। उसके बाद बिजनेसमैन क्या मेंटेन करता है? P&L ट्रेडिंग, ठीक। और प्रोफेशनल्स क्या मेंटेन करते हैं? इनकम और एक्सपेंडिचर या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। ज़्यादातर रिसिप्ट एंड पेमेंट ही मिलता है हमको, राइट। तो ये इन लोगों का बेसिक डिफरेंस है, ठीक। अब हम सबसे पहले फॉर्मेट देख रहे हैं कि हम यदि बिजनेसमैन का यदि हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कितना अलग अलग है। ये जो फॉर्मेट है, ये हम जो फॉर्मेट देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं इनकम टैक्स ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बिजनेसमैन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? बिजनेसमैन को यदि ये पता है कि वो जितना ज़्यादा एक्सपेंस डालेगा उतना उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? वो अननेसेसरी कई ऐसे एक्सपेंसेस डाल देता है अपने P&L में जिससे कारण कि उसका नेट प्रॉफिट कम हो जाए। नेट प्रॉफिट वो क्यों कम करना चाहता है? क्योंकि कम प्रॉफिट जनरेट क्या करेगा? कम टैक्सेशन जनरेट करेगा। तो उसको ये लगता है कि यदि मैं प्रॉफिट को मिनिमम कर लूँ, राइट, उसको यहाँ देखिए, ये मैंने बताया कि वो ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने ज़्यादा एक्सपेंसेस लेस करेगा तो नेट प्रॉफिट उतना ही कम होगा, और जितना कम नेट प्रॉफिट होगा उतना कम टैक्स होगा। तो एक्सपेंसेस को क्या करो? इंक्रीज करो, ताकि नेट प्रॉफिट क्या हो? डिक्रीज हो। इस मोटिव से वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें डालता है जो उसे नहीं डालनी चाहिए, ठीक। अब मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर्मेट ऑफ बिजनेस में हम उसी के जो उसने प्रॉफिट निकाल के दिया है उसी को हमको रेक्टिफाई करना है, या ये कह दे कि रिकैलकुलेट करना है। कौन सा प्रॉफिट? एज पर P&L। P&L किसने बनाया? बिजनेसमैन ने। तो बिजनेसमैन ने जो प्रॉफिट निकाल के दिया है उसी को वी हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम दिस प्रॉफिट ओनली एंड वी हैव टू रिकैलकुलेट दिस प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ऐड डिसअलाउड एक्सपेंसेस। वो सारे एक्सपेंसेस जो बिजनेसमैन ने अपने P&L के डेबिट साइड में लिख करके अपने नेट प्रॉफिट को कम कर दिया है, यदि वो अप्रोप्रिएट नहीं है तो वी हैव टू ऐड। देखिए, मैथ्स का एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। यदि सपोज 100 इज़ योर करेक्ट प्रॉफिट आ गया, आपसे कैलकुलेटर में 100 आंसर आ गया, बाय मिस्टेक आपसे 10 माइनस हो गया, ठीक। अब आप किस पे आ गए? 90 पे आ गए, जबकि आपको क्या चाहिए? 100। तो रिकैलकुलेट करने की जगह यदि ये जो 10 हमसे बाय मिस्टेक लेस हो गया था, यदि हम इसको फिर से ऐड कर दें तो हम 100 पे पहुंच जाएंगे। अब देखिए इसका क्या रिलेशन है इस फॉर्मेट से। ये जो 10 जिसको मैंने कहा बाय मिस्टेक हमसे सब्सट्रैक्ट हो गया, इसको मान के चलते हैं कि बिजनेसमैन ने जानबूझ के 10 माइनस कर दिया कि भाई मैं इतना और माइनस कर दूँ तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाए, तो मुझे कम टैक्स देना पड़े। अब आप इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो 10 गलत माइनस हो गया था उसको आपने फिर से प्लस किया और आपने उसका सही प्रॉफिट कंप्यूट कर लिया ताकि आप उस पर सही टैक्स कैलकुलेट कर सकें। तो समझ में आ रहा है? तो हमने डिसअलाउड के सामने ऐड क्यों लिखा है? क्योंकि वो जो 10 जो बाय मिस्टेक उसने माइनस कर चुका है P&L में, उसे हमको उसका इफेक्ट हमको क्या करना है? ख़त्म करना है। तो इफेक्ट कैसे ख़त्म होगा? वो तो माइनस हो चुका है, तो वी हैव टू ऐड व्हाट? ऑल डिसअलाउड एक्सपेंसेस। अब इस डिसअलाउड के हेड में क्या क्या आता है? इस डिसअलाउड के हेड में आता है, सबसे पहले आता है आपका पर्सनल एक्सपेंस। जैसे आपका LIC है, पर्सनल मेडिक्लेम है, आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, आपके डोमेस्टिक सर्वेंट की सैलरी है। ये सब यदि आप अपने P&L में डाल रहे हैं तो गलत है, क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंडिचर्स नहीं थे, ठीक है। तो ये हमने डिसअलाउड करके क्या कर दिया? ऐड कर दिया हमारे प्रॉफिट में, क्योंकि इसके कारण हमारा प्रॉफिट कम हो गया था। ऑल कैपिटल एक्सपेंसेस हम शुरू से देखते हैं कि हम कैपिटल एक्सपेंसेस को कहाँ दिखाते हैं बेटा? बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। यदि हमने कोई बिल्डिंग परचेज़ की, लैंड परचेज़ करी, व्हीकल परचेज़ करा, फर्नीचर परचेज़ किया, तो वो जैसे पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, नॉट अ पार्ट ऑफ P&L। लेकिन बिजनेसमैन को लगता है अरे देखो इतने से मेरा प्रॉफिट कम हो गया, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को भी कहाँ दिखाने लगता है? P&L के डेबिट साइड में, ठीक है। तो हमको उसको भी इफेक्ट खत्म करने के लिए उसे कहाँ डाल देते हैं? डिसअलाउड में, और वो ऑटोमेटिकली वो माइनस कर चुका है बिजनेसमैन, हमने ऐड कर दिया, उसका इफेक्ट खत्म।
राइट। देन इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सारे पर्सनल हैं, गिफ्ट टैक्स पर्सनल है। पेनाल्टी फाइन्स जो है कभी बिजनेस के नहीं होते, दिस इज अ ह्यूमन एरर। आपने टाइम से काम नहीं किया, आपने सही तरीके से काम नहीं किया, इसलिए आपको पेनाल्टीज और फाइन्स लग रहे हैं, दिस इज अ ह्यूमन एरर। तो ये सब भी बिजनेस के एक्सपेंस नहीं हैं, तो ये माइनस नहीं होने चाहिए थे, लेकिन माइनस कर दिए गए, तो वी हैव टू ऐड। देन चैरिटी डोनेशन सिर्फ ओनली फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है। कभी बिजनेस नहीं कहता कि भाई तुम वहाँ जाके चैरिटी करोगे या वहाँ जाके मंदिर में डोनेट करोगे तो, या इस इंस्टीट्यूशन में डोनेट करोगे तो मैं अच्छा चलने लगूंगा, नहीं। ये 80G में आप इसका क्लेम कर सकते हैं, लेकिन यदि हम बिजनेस हेड में हैं, अभी हम डिडक्शन में नहीं हैं, तो हमें इसको क्या करना है, डिसअलाउड करके ऐड करना है, ठीक। Then amount transfer to reserve and make provisions. All reserves and all provisions are disallowed always, right? Then interest on capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमेशा डिसअलाउड होता है। देन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, कोई एक मान के चलें कि कोई प्लांट खराब हो रहा था, हमने उसको सेल कर दिया, फिर दूसरा प्लांट लगा लिया, तो सेल ऑफ एसेट करना ही हमारा बिजनेस का काम नहीं है। तो हमारा जो मेन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है वो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट को कैसे इफेक्ट कर रहा है, या प्रॉफिट भी होता तो वो भी हमारे प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो लॉस और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, तो लॉस है तो डिसअलाउड होगा, और प्रॉफिट होता तो डिसअलाउड इनकम हो जाती, क्लियर। देन अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये दोनों ही डिसअलाउड होंगे। क्यों, जैसे ओपनिंग स्टॉक का आपने ओवर वैल्यूएशन कर लिया, ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, मतलब इसके कारण हमारा जीपी क्या होता है, कम होता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स में से ओपनिंग स्टॉक को सब्सट्रैक्ट करके जीपी निकाला जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसा है, ओवर, ज़्यादा आप माइनस कर रहे हो, उसके कारण क्या हुआ, आपका जीपी कम हो गया, उसके कारण आपका एनपी भी कम हो गया। जब जीपी कम तो एनपी कम, तो इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि ओवर वैल्यूएशन है तो उसको क्या कर दें, ऐड कर दें, राइट। अब पेटेंट में हमें ईयर का ध्यान रखना है। यदि हमारा पेटेंट 98 के बाद का है तो होल अमाउंट इज डिसअलाउड, और यदि 1998 के पहले का है तो 13/14 अमाउंट ऑफ द होल अमाउंट का 13/14 अमाउंट विल बी डिसअलाउड। देन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का 1/5 ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस डिसअलाउड, ठीक। देन इफ इंकर्ड बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यदि है ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तो 1/5 ऑफ द टोटल एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड, ओके। नाउ नेक्स्ट इज योर टेक्निकल नो हाउ। यदि हमने टेक्निकल नो हाउ यानी हमने उसको सीखा है, उसके लिए हमने कुछ पे किया है, तो एक्सेस ऑफ द परमिसिबल लिमिट विल बी डिसअलाउड। ऑल गिफ्ट्स आर डिसअलाउड, ठीक है। मगर यदि गिफ्ट्स, जैसे आपने दिवाली ओकेजन पे अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ गिफ्ट दिया है तो फिर वो डिसअलाउड नहीं होगा, बाकी पर्सनल गिफ्ट्स आर डिसअलाउड। देन होल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस विच आर एक्सीडिंग 10,000 आर ऑलवेज डिसअलाउड। एक दिन में यदि आप किसी को 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट कर रहे हैं तो फिर वो कैसा है, द होल अमाउंट विल बी डिसअलाउड। अब हम आते हैं हमारे कौन कौन से अलाउड एक्सपेंस। ये अलाउड एक्सपेंस की बात क्यों आ गई, क्योंकि बिजनेसमैन का ध्यान तो पूरे कैपिटल एक्सपेंस को माइनस करने में था, है ना। उसने क्या किया, जैसे ही फर्नीचर खरीदा उसने पूरा फर्नीचर कहाँ लिख दिया बेटा, उसने पूरा फर्नीचर यहाँ लिख दिया, फर्नीचर 20,000, और उसने सोचा इस जीपी में से ही जब ये 20,000 माइनस होगा तो हमारा एनपी जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इंक्रीज की जगह डिक्रीज रहेगा, क्योंकि 20,000 सब्सट्रैक्ट हो गया, हमारा एनपी कम हो गया। लेकिन हम कहते हैं नहीं, दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउड, इसको तो ऐड कर दिया हमने, लेकिन उस ये 20,000 माइनस करने के चक्कर में वो उस पर डेप लगाना भूल गया। तो हमने क्या किया, द होल फर्नीचर डिसअलाउड करके ऐड कर दिया, लेकिन हम कहते हैं भाई डेप ऑन एसेट्स आप यहाँ लगाइए, आप माइनस करिए, यहाँ डेप का जितना बनता है उतना माइनस करिए, यानी 20,000 पे 10% वो कहते हैं, हम उसको कहते हैं आप 2,000 माइनस करवा लीजिए, लेकिन 20,000 को तो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 20,000 चूँकि पूरा लिख लिया था इसलिए वो डेप लगाना भूल गया, तो हमने उससे कहा कि आप 2,000 माइनस करवा लीजिए, और ऊपर हम 20,000 ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। तो वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस के हैं, वो लॉसेस जो बिजनेस के हैं, उनको यदि वो दिखाने से रह गया है
P&L में सब्सट्रैक्ट करने से उसका छूट गया है तो हम उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, राइट। जैसे डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, और बिजनेस में क्रेडिट सेल करनी पड़ती है, उसके कारण डेटर्स क्रिएट होते हैं। उस डेटर्स में से सम आर बैड सम आर गुड, तो बैड डेट्स इज अ बिजनेस लॉस, ठीक है। तो यदि वो भी ये दिखाना भूल गया है तो वी कैन सब्सट्रैक्ट, क्या लिखा है मैंने, अलाउड एक्सपेंस के सामने लेस, मतलब इसके इन दोनों एक्सपेंसेस के कारण वाकई में हमारा बिजनेस का प्रॉफिट कम ही होगा। अकॉर्डिंग टू रूल हमको इनकम टैक्स ये परमिशन देता है कि आप डेप्रिसिएशन और बैड डेट जैसे आपके बिजनेस लॉसेस या बिजनेस एक्सपेंसेस को आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट को सब्सट्रैक्ट करने में यूज़ कर सकते हैं। तो यदि उसने नहीं किया होगा तो हम माइनस कर देंगे, ठीक। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप ऑफ द फॉर्मेट इज लेस डिसअलाउड इनकम। वो सारी इनकम जो बिजनेस की नहीं थी लेकिन फिर भी हमारे ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे दिख रही थी और हमारे एनपी को बढ़ा रही थी। अब एनपी को क्या कर रही थी, ऑलरेडी इंक्रीज कर रही थी, सो वी हैव टू सब्सट्रैक्ट। हम बिल्कुल ऑपोजिट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो माइनस हो चुका था उसको हमने ऐड किया, जिसको माइनस नहीं किया गया था उसको हमने माइनस किया। अब जिसको हम ऐड कर चुके हैं उसको हम ऑपोजिट लेस कर रहे हैं। कौन कौन सी इनकम बेटा, रेंटल इनकम, ये किसका पार्ट है, ये हेड है हमारा हाउस प्रॉपर्टी, वहाँ जाएगा, ये बिजनेस में नहीं आएगा। तो यदि रेंटल इनकम लिखी हुई है ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे तो वी हैव टू सब्सट्रैक्ट। देन इंटरेस्ट डिविडेंड ऑन सिक्योरिटीज, ये किसका पार्ट है, अदर सोर्स का पार्ट है, ये वहाँ जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, तो हमें इसको भी अलग करना है। देन इनकम टैक्स रिफंड, जब इनकम टैक्स ही नहीं लिया तो उसका रिफंड कैसे ले सकते हैं, ये भी डिसअलाउड इनकम है। कैपिटल गेन्स इज अ पार्ट ऑफ, कैपिटल गेन कहाँ से हो रहा है, यदि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है, इसके बिहाफ में मैं लिख दे रही हूँ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट भी यदि लिखा हुआ है तो वो भी कैसी है, डिसअलाउड इनकम, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल गेन्स। देन बैड डेट्स रिकवरी, देखिए अभी मैंने आपसे कहा कि बैड डेट्स माइनस हो सकते हैं, और यदि बैड डेट्स रिकवरी है तो वो भी बिजनेस की इनकम हुई, ठीक है, लेकिन टू द एक्सटेंट नॉट अलाउड एज डिडक्शन इन अर्लियर ईयर्स, जिसके लिए इनकम टैक्स ऑफिसर ने आपको परमिशन दी है, सिर्फ उतना ही आप कर सकते हैं, उस लिमिट से आगे नहीं कर सकते। यदि आगे किया है तो डिसअलाउड हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन लिमिट से ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे तो फिर वो डिसअलाउड में चला जाएगा। देन गिफ्ट्स, यदि गिफ्ट्स मिले हैं तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ डिसअलाउड इनकम। पर्सनल गिफ्ट्स लेना एज अ डिसअलाउड, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको थोड़ा सा डिटेल में किसको समझने की ज़रूरत है, इस डेब को समझने की ज़रूरत है। डेब बहुत अलग तरह से ट्रीट किया जाता है बेटा, किसमें, इनकम टैक्स में। हम सब लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं, उसमें डेब का ट्रीटमेंट और इनकम टैक्स में डेब का ट्रीटमेंट बहुत अलग है। तो सबसे पहले तो मेथड पे ध्यान दें। हमें पता है डेप्रिसिएशन निकालने की बहुत सारी मेथड्स हैं, लेकिन इनकम टैक्स आपको अलाउ करता है डेप्रिसिएशन की मेथड केवल रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। केवल पावर जनरेशन जो होती है उनमें आपको स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू दोनों में से कोई भी एक का ऑप्शनल होता है। बाकी इसको छोड़ के, पावर जनरेशन छोड़ के, बाकी सब लोग केवल रिटन डाउन वैल्यू मेथड को ही अप्लाई करते हैं डेप्रिसिएशन के लिए, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट यदि क्वेश्चन में कहता है, नहीं कहता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे रिटन डाउन वैल्यू मेथड से ही डेप निकालना है, ठीक। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन का आप डिडक्शन तभी ले सकते हैं व्हेन यू आर द ओनर ऑफ द एसेट। और सेकेंड एक और कंडीशन क्या है कि पुट टू यूज़, आपने उस एसेट के ओनर है और आपने उस एसेट को यूज़ किया है। किस पर्पज़ से, बिजनेस पर्पज़ से। यदि पर्सनल पर्पज़ से यूज़ कर लिया तो आप उसके डेप्रिसिएशन का क्लेम नहीं कर सकते, या यदि आप उसको पार्टली यूज़ कर रहे हैं तो भी पर्सनल का डेप्रिसिएशन का आप क्लेम नहीं ले सकते। सिर्फ किसका क्लेम ले सकते हैं, बिजनेस यूज़ का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखना है कि वो एसेट हमारे पास हो तो हम उसके ओनर हो और हम उसको यूज़ कर रहे हो किस पर्पज़ के लिए, बिजनेस। यदि पार्टली है तो कौन सा पार्ट लिया जाएगा, केवल बिजनेस का। पर्सनल यूजेस आर डिसअलाउड, ठीक। उसके बाद रूल क्या कहता है, पुट टू यूज़ में हमारा रूल लग जाता है जो कि हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रूल से एकदम अलग है। पुट टू यूज़ में वो कहता है कि यदि मोर देन 180 डेज़ है, यदि आपने 180 दिन से ज़्यादा उस एसेट को यूज़ किया है तो आप फुल डेप चार्ज कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने उसको 180 डेज से कम यूज़ किया है
तो आप केवल हाफ डेप या 50% डेप इज़ ओनली अलाउड। मतलब यदि हमने डेप निकाल लिया है, जैसे मान के चलते हैं कि हमारा फर्नीचर कितने का था, 20,000 का। फर्नीचर पे कौन सा रेट एप्लीकेबल है बेटा, 10%। तो यदि ये फर्नीचर उसने 180 डेज से ज़्यादा यूज़ किया तो आप पूरा डेप यानी कितना 2000 अप्लाई कर सकते हैं। और यदि उसने फर्नीचर 180 डेज से कम मतलब 6 महीने के बाद लिया हुआ है तो आप इसका आधा मतलब 2000 डिवाइडेड बाय 2 केवल 1000 को ही डिडक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम आते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब कैलकुलेशन के पार्ट में जब हम आते हैं तो हम एक नाम पढ़ते हैं इसमें, ब्लॉक ऑफ एसेट। ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब है जैसे कि यदि मशीनरी है तो पूरी मशीनरी का एक ब्लॉक बनेगा, उसमें सारी मशीनरीज। फर्नीचर है तो फर्नीचर का एक ब्लॉक बनेगा, उसमें उसके सारे फर्नीचर का ट्रीटमेंट होगा। अब कैसे होता है, तो इसके लिए जो कैलकुलेशन का पार्ट है देखिए वो क्या है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटन डाउन वैल्यू। उस जैसे मशीनरी की बात कर रहे हैं यदि, तो मशीनरी में जो बैलेंसिंग फिगर है ऑलरेडी जिस पे रिटन डाउन वैल्यू से मेथड से उस पर डेप लग लग के जो वैल्यू बची है, दिस इज़ योर ओपनिंग बैलेंस उस कैटेगरी ऑफ एसेट का। ठीक है, फिर उसमें जितने का एडिशन हुआ है वो हम क्या कर दिया, हमने और ऐड कर दिया। ठीक, फिर हमने जितना उसमें से सेल किया है सेलिंग प्राइस वो हमने सब्सट्रैक्ट कर दी। अब जो बैलेंस बचा, अब इस पे क्या लगेगा, इस पे लगेगा डेप। जितने की पहले बैलेंस थी, जितने का एडिशन हमने उस प्लांट या यदि हम इसको प्लांट ऑफ एसेट का ब्लॉक ऑफ एसेट ले रहे हैं तो प्लांट में जितना वैल्यू था उतना जितना और नया प्लांट लिया, दोनों का टोटल किया, उसमें से जितना सेल कर दिया उसको माइनस किया। अब जो वैल्यू बची है उस पे डेप लगेगा। ठीक है, एक और इसमें एक एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है। एडिशनल डेप्रिसिएशन ध्यान से देखिए, एडिशनल डेप्रिसिएशन केवल तभी मिलता है जब वो मैन्युफैक्चरिंग हो या कोई न्यू प्लांट और मशीनरी ली जाती है उसमें। तो जब न्यू खरीदी जाए, और वो भी कैसी होनी चाहिए, सेकेंड हैंड नहीं, न्यू प्लांट और मशीनरी ली जाती है, तब हमें एडिशनल डेप मिलता है। क्यों मिलता है ये एडिशनल डेप, बाकी चीज़ों में क्यों नहीं मिलता, केवल प्लांट मशीनरी में क्यों मिलता है? बिकॉज प्लांट एंड मशीनरी विल इंक्रीज द क्वालिटी एंड इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन। तो गवर्नमेंट आपको एक्चुअली मोटिवेट कर रही है कि आप जितना न्यू प्लांट एंड मशीनरी की तरफ जाएंगे, you can increase and enhance the quantity and quality of the product. So definitely आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने इतना किया न्यू प्लांट के ऊपर, तो आपको कुछ ना कुछ उसका एडवांटेज मिलना चाहिए। तो एडवांटेज देने के लिए या आपको मोटिवेट करने के लिए या न्यू मशीनरी और टेक्नोलॉजी की तरफ प्रमोट करने के लिए वो आपको एक एडिशनल डेप देता है। एडिशनल डेप का रेट जो है वो फिक्स है, दैट इज़ 20% फिक्स रेट। मगर इसमें भी ध्यान रखिएगा वो मोर देन 180 और लेस देन 180 का रूल लगेगा। यदि हमने इस न्यू प्लांट और मशीनरी को 6 मंथ के बाद ख़रीदा है तो एडिशनल डेप 20% तो लगेगा, बट वी हैव टू देन हाफ ऑफ दिस डेप, या हम इस इधर ही 10% हाफ करके 10% कंप्यूट करें, और यदि 6 महीने से 180 डेज से ज़्यादा है तो 20% कंप्यूट करें, या हम जितना डेप निकला उस पूरे को ले लें, या जो 20% के हिसाब से निकला था उसको आधा कर लें, जैसा भी आपको करना है। वी कैन मतलब हम या तो डेप के अमाउंट को आधा कर लें या हम डेप के रेट को आधा कर लें, हमारा कंप्यूटेशन सेम ही निकलेगा। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि किसको आधा करना है। अमाउंट निकाल के भी आधा कर सकते हैं या आप रेट को आधा कर दें, आपका कंप्यूटेशन हमेशा सेम ही होगा। अब हम आइए कुछ स्पेसिफिक वो रेट्स देख लेते हैं जनरली जो क्वेश्चन में यूज़ होते हैं। वैसे रेट्स इसके अलावा भी हैं। तो बिल्डिंग फर्नीचर जो है वो बिल्कुल भाई बहन है ना, सेम ही रेट लगता है 10% का, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। पर बिल्डिंग यदि रेसिडेंशियल पर्पस से तो 10% है बेटा, अलग अलग यूज़ है बिल्डिंग के और फिर रेट भी अलग अलग, लेकिन जनरली क्वेश्चन में हमें यही वाला मिलता है। ठीक, देन मशीनरी पर 15% ऑल टाइप्स ऑफ मशीनरीज अप्लाई 15%। जैसे मोटर कार लिखा है तो आपको परेशान नहीं होना, अरे मोटर कार का मैम ने कुछ नहीं बताया, मोटर कार के अंदर मशीनरी चल रही बेटा तब तक ही मोटर कार काम की है ना, तो मोटर कार पे भी क्या लग जाएगा, 15 ही लग जाएगा। हाँ, लेकिन मोटर कार किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तब रेट में फ़र्क है। कंप्यूटर पे कौन सा लगता है, 40, ये ध्यान रखें, क्योंकि कुछ बच्चे जो 3rd ईयर वाले हैं वो कुछ और रेट पढ़ के आए हैं। बुक्स, इसको भी मैं अलग से हाईलाइट कर दे रही हूँ, किसी भी टाइप की हो, एनुअल हो नहीं हो, बुक्स पे केवल 40% है, कंप्यूटर पे 40% है, पेटेंट ट्रेडमार्क हमारा एज यूजुअल 25% है, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे 40% है।
ये कुछ रेट्स हैं जो बार बार आपको क्वेश्चंस में लगते हैं। वैसे रेट्स इसके अलावा और भी हैं, बुक में आप उसे डिटेल में पढ़ लीजिए, अलग अलग कंडीशन में रेट्स डिफर करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका बिजनेस, राइट। अब हम आते हैं प्रोफेशन की तरफ। प्रोफेशन का फॉर्मेट बहुत इजी होता है क्योंकि रिसिप्ट और पेमेंट होता है, तो हम डायरेक्ट क्या ले लेते हैं, प्रोफेशनल इनकम्स। तो हमारे प्रोफेशन की जो इनकम है बस हम उसी पार्ट को लेते हैं, उसमें से हमारे प्रोफेशन के जो एक्सपेंसेस हैं उन्हीं को हम खुद ही सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारी आ जाती है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। और रूल डेप वगैरह के वही लगते हैं जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। एक बार इसके थ्रू रिवाइज कर लीजिए ताकि आपसे कोई एरर्स ना हो। वैसे ये चैप्टर बहुत ईजी है। ठीक है, थैंक यू बेटा।